वेलकम बैक क्लास 10th। बहुत टाइम के बाद आपका अब ये क्लास का वीडियो आ रहा है। अब इसके बाद रेगुलरली आएगा। बीच में कुछ गैप हो गया था और दूसरी क्लासेस के स्टार्ट हो गया था, तो अब हम जो है कंटिन्यू 10th का भी स्टार्ट कर देंगे साथ में। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो अभी हम लोग रिसेंटली पढ़ेंगे, और जब ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग जो पहले के टॉपिक्स छूटे हैं उनको भी कवर अप कर लेंगे। बोर्ड्स के पहले हम लोग सारे टॉपिक्स, आपका चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वी विल कवर एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको ये नहीं होगा कि ये चैप्टर छूट गया या फिर ये टॉपिक छूट गया। हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। बस अभी नए वाले इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ोगे और यहाँ पर पढ़ोगे तो आपका साथ साथ में 2-3 बार रिविजन होता रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग विद द टॉपिक, आज हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री में हम लोगों का चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड है ना, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ेंगे चैप्टर कि कैसे जो पूरा वर्ल्ड है वो एक यूनाइट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है डिफरेंट तरीक़ों से, ट्रेड्स के थ्रू, है ना, लोगों के माइग्रेशन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे कि कैसे पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब हम लोग एंशिएंट टाइम की बात करेंगे, फिर हम लोग मिडीवल टाइम्स की बात भी करेंगे, और फिर हम लोग मॉडर्न टाइम्स में भी आएंगे जब कॉलोनीज़ ब्रिटिश और फ्रेंच की थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कैसे डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट तरीके से, ये चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट तरीके से वर्ल्ड कनेक्ट होती है, लोग कनेक्ट होते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहला टॉपिक हमारा है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन तो इसका मतलब होता है कि वर्ल्ड इज़ वन, है ना, पूरी दुनिया एक है, वर्ल्ड इज़ वन, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। तो वी डोंट फील लाइक कि वी आर लिविंग फार अवे इन दी अनदर कंट्री, अनदर रीजन। हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, नेट के, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू वी कैन कनेक्ट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन फार अवे लैंड। तो हम लोगों को लगता है ग्लोबलाइजेशन एक रीसेंट फिनोमेना है, अभी जो लास्ट 50 ईयर्स 60 ईयर्स में हुआ है पॉसिबल। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में जब आप पढ़ोगे आप देखोगे कि ट्रेड से, माइग्रेशन के थ्रू लोग जो अपना काम ढूंढने जाते थे, या फिर कैपिटल मूवमेंट, कैपिटल की जब यहाँ बात कर रहा हूँ तो कैपिटल हेयर मीन्स मनी। ठीक है, इसके वजह से, तो इन सब रीजन की वजह से आप देखोगे रीजन्स जो सारे हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन पहले भी था। स्टार्ट करते हैं। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बिकम स्टेडीली मोर इंटरलिंक्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फॉर नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और टू एस्केप परसिक्यूशन। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन दी है इसको पढ़ने का सेंस ये था कि एंशिएंट टाइम में आप देखोगे कि कैसे डिफरेंट लोग, है ना, यहाँ पर जो एग्जांपल दिए, ट्रैवलर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करने जाते हैं, वहाँ पे ट्रैवलॉग्स लिखते हैं कि उस कंट्री में उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, किस किंगडम के अंदर उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, कौन सा किंग किस तरीके के लॉज को अप्रूव करता था, किस तरीके के वहाँ पे सोसाइटी थी, क्या वहाँ पर फीचर था, किस तरीके का वहाँ ट्रेड होता था। साथ ही साथ ट्रेडर्स क्या करेंगे, एक कमोडिटी को दूसरी कंट्री में जाकर सेल करेंगे या दूसरे रीजन में ले जाके सेल करेंगे, तो उससे भी उनको पता चलेगा कि कहाँ पर किस चीज़ का अबंडेंस है और किस चीज़ की स्कार्सिटी है, तो वो किस तरीके का बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रीस्ट्स एंड पिलग्रिम्स, आप देखते हो कुछ चीज़ें, कुछ जगह स्पिरिचुअली, रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लोगों के लिए, तो पीपल टेंड टू विजिट दीज एरियाज़ बिकॉज ऑफ द रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो आप इस तरीके का भी चीज़ें पाओगे, है ना, नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे इंडिया में लोग आए, जब इंडिया में यहाँ पर मिडिवल टाइम्स में अटैक होता है टर्किश का और मुगल्स का, इन सब ने यहाँ पर आए और इनके साथ जो ट्रैवलर्स आए थे, जो पोएट्स आए थे, जो स्क्राइब्स आए थे, इन लोगों ने यहाँ की चीज़ों को, नॉलेज को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और उसको फर्दर एक्सपैंड किया। आपको पता है न्यूमरल्स और ज़ीरो सब इंडिया में सबसे पहले फाइंड किया गया था, डिस्कवर किया गया था। ठीक है, और बाद में ये अरब्स ने दूसरी जगहों पर इसको फैला दिया। तो इससे क्या होता है कि
आप कहीं ना कहीं हर जगह जाके चीज़ें सीख रहे हो, ठीक। इसी तरीके से गुड्स हो गए, आपके वैल्यूज़ हो गई, स्किल्स हो गई। जैसे कोई चीज़ है जो इस रीजन में नहीं है और दूसरे रीजन में वो लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो जब यहाँ पर आकर उस रीजन को दिखाया जाएगा कि दिस इज़ अ स्किल दैट वी यूज़ टू प्रैक्टिस इन आर पर्टिकुलर रीजन, तो यहाँ के लोग भी उसको सीखना चाहेंगे, जिससे उनको भी एक नॉलेज मिलेगी और लोग और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि एज अर्ली एज 3000 BCE में कोस्टल ट्रेड चलता था। आप सोचिए 3000 BCE, दैट मीन्स आज से 5000 साल पहले भी जो है ट्रेड होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया से। और आपने ये पढ़ा भी है, अभी आप जब क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ लेते हो तो उसमें हिस्ट्री का सबसे पहला जो चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें यू सी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अफ़गानिस्तान से, ठीक है, मेसोपोटामिया से, इन सब जगहों से ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अफ़गानिस्तान तो चलो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, मेसोपोटामिया आपका वेस्ट एशिया में आता है, यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, इनसे एक्सचेंज कर रहे थे गुड्स, इनसे चीज़ें सीख रहे थे और इनको चीज़ें सिखा रहे थे, रोमन ट्रेड हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हो कि ग्लोबलाइजेशन, आपको एक पिक्चर क्लियर मिलती है कि ग्लोबलाइजेशन जो है सिर्फ रीसेंट फिनोमिना नहीं है, ये पास्ट में भी होता आया है, ठीक है। देन सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर सिल्क रूट्स की बात करी गई है। सिल्क रूट्स क्या थे, आपका जो चाइना था वो क्या करता था कि वो ट्रेड करता था, ठीक है। तो वो जब ट्रेड करता था वेस्ट में सिल्क से, तो वो सिल्क कार्गो भेजता था। सिल्क कार्गो मतलब कार्गो होता है आपका सामान, है ना, गुड्स। तो चाइना वॉज ट्रेडिंग विद द वेस्ट, वेस्ट मतलब आपका यूरोपियन साइड में और आपका नॉर्थ अमेरिका के साइड में, वहाँ पर चाइना का ट्रेड चलता था सिल्क का। तो सिल्क रूट बन गया था, उसी को बोलते थे सिल्क रूट की। जिस जिस जगह से होकर जाता था तो वो सारे एरियाज़ सिल्क रूट में आते थे। तो सिल्क रूट में क्या होता था, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। यहाँ पर सेंस ये हुआ कि जो भी चाइनीज़ थे अपने सिल्क कार्गोज़ को बेच रहे थे और सप्लाई कर रहे थे दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो सिल्क रूट के थ्रू कनेक्ट हो रहे थे दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मतलब सिर्फ अपने ही रीजन में नहीं, फार ऑफ द रीजन्स में वो कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है। देन knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and Northern Africa। तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि यूरोप में, उधर नदर्न अफ्रीका में जब ये लोग गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ की नॉलेज वहाँ लेकर जाएंगे और वहाँ पर भी डेवलप करेंगे अपने कॉन्टैक्ट्स, और एक क्या होगा, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एक स्टार्ट होगा। तो इसलिए सिल्क रूट्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। साथ ही साथ चाइनीज़ पॉटरी, है ना, टेक्सटाइल, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये सब यहाँ से जाता था। और यूरोप से प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर आता था। क्यों? क्योंकि जब आप कमोडिटी एक्सचेंज करते हो तो बार्टर सिस्टम तो बाद में बंद हो गया था। आप क्या करते हो, एक फिक्स्ड वैल्यू जो होती है उसके बेसिस पर एक्सचेंज करते हो चीज़ों को। तो यहाँ से स्पाइसेस जा रहे हैं, सिल्क प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, पॉटरी जा रही है, ठीक है, आपके कई सारे ट्रेड में और सारे गुड्स जा रहे हैं जो यहाँ पर अबंडेंस में है बट दूसरी कंट्रीज़ में वहाँ पर स्कार्सिटी में है। तो दे विल बाय दीज गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप एक चीज़ और समझोगे कि गोल्ड और सिल्वर वहाँ से एशिया में बहुत आता था, इसीलिए बोलते थे कि इंडिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है। ड्रेन होता है एज इन कि यूरोप का गोल्ड सीधे जाकर इंडिया में जाता है, क्योंकि कोई ना कोई ट्रेड इंडिया से होता था इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो हम गोल्ड लेते थे, इसीलिए हमारे पास गोल्ड का स्टॉक उस समय ज़्यादा था, क्योंकि ट्रेड की वजह से। देन साथ ही साथ सिल्क रूट से और क्या होता था, सिल्क रूट से कल्चरल एक्सचेंजेस एंड ट्रेड एक्सचेंजेस होते थे। अब इसका मतलब ये क्या है कि जब आप किसी रूट पर जाओगे तो ट्रेडर्स जाएंगे, साथ ही साथ वहाँ के लर्नेड नॉलेजेबल लोग भी जाएंगे, ठीक है, नॉलेजेबल लोग भी जाएंगे। वो क्या करेंगे, नॉलेजेबल लोग जो जाएंगे, दोज पीपल विल ट्राई टू फ्रेम अ पिक्चर। वो लोग ट्रैवलॉग्स लिखेंगे, ठीक है, वो लोग बुक लिखेंगे, दे विल राइट बुक्स, है ना, दे विल ड्रॉ पिक्चर्स, पेंटिंग्स। इसका फ़ायदा क्या होगा,
कि जब दे आर मूविंग टू द न्यू कंट्री दे विल ऑब्जर्व थिंग्स एंड दे विल राइट इट डाउन इन देयर ट्रैवलॉग्स, इन देयर मेमोइर्स, इन देयर बुक्स एंड दे विल ड्रॉ पिक्चर्स। और जब वो वापस आएंगे तो दे विल ब्रिंग बैक थिंग्स एंड स्टोरीज अबाउट हाउ डिफरेंट दैट पर्टिकुलर कल्चर इज़ फ्रॉम देयर प्रेजेंट रीजन, या फिर जहाँ के वो लोग हैं उससे दूसरा रीजन कैसे डिफरेंट है। और साथ ही साथ क्रिश्चियन मिशनरीज़, मुस्लिम, आप देखोगे मुस्लिम प्रीचर्स, ये सब क्या होता है, ये सब ट्रैवल करते हैं सी रूट के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ में अपना रिलीजन को फैलाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, कि वहाँ जाकर बताते हैं कि हमारे रिलीजन में ऐसे है, और कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब ने भी कनेक्ट किसने किया, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। उस समय भी ये हुआ ना, सी रूट्स के थ्रू, सिल्क रूट्स के थ्रू। तो सिल्क रूट्स कुछ नहीं, वही रूट्स हैं जिस पे सिल्क का ट्रेड होता था बाय लैंड और बाय वाटर। तो वो सारे रूट भी बाकी लोग भी कनेक्ट करने लगे, क्योंकि एक रूट जब बन जाता है, जैसे आपने देखा होगा, एक बात आप समझिए, जैसे आपने देखा है कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, बीच में कोई खाली पार्क है या प्लॉट है, तो अगर वहाँ पर आप देखते हो कोई एक नॉर्मल रास्ता बन जाता है चलते चलते, तो लोग उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। सेम चीज़ वैसे भी है कि अगर सिल्क रूट है तो ट्रेड हो रहा है, तो क्या ट्रेड के अलावा बाकी चीज़ें नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी था। देन फूड ट्रैवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो। अब स्पेगेटी एंड पोटैटो की बात करते हैं। फूड ट्रैवल्स, अब आप देखोगे कि फूड भी जो है ग्लोबलाइज्ड करता है। कैसे? आपको लगता होगा कि यहाँ पर इंडिया में या फिर किसी जगह पर कोई पर्टिकुलर क्रॉप बहुत पहले से है, तो वहीं का ओरिजिनेटेड क्रॉप है, ओरिजिनल क्रॉप है। नहीं, दूसरी जगह से वो क्रॉप दूसरे लोग लेकर आए और यहाँ पर सेटल हुए, उसकी नॉलेज यहाँ के लोगों को ट्रांसफ़र करी, उसको ग्रो किया और फिर उसको आगे बढ़ाया, तो वो क्रॉप यहाँ पर अपना लिया गया। अभी इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है स्पेगेटी एंड नूडल्स, इज इट बिलीव दैट नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। तो अब ये कह सकते हैं कि चाइना में नूडल्स चलती थी और जब वहाँ से वेस्ट के लोग ट्रेड करने आए और वहाँ से उस नॉलेज को लेकर अपने रीजन में गए, तो दे स्टार्टेड मेकिंग स्पेगेटी। तो ऐसा कह सकते हैं, बट एग्जैक्ट क्या चीज़ कहाँ से आई वी नेवर नो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं दे आर नॉट डॉक्यूमेंटेड, दे आर जस्ट नोन कि हाँ ये किसी रीजन से आई थी। ठीक, सिमिलर इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि इंडिया में भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है कि एक्चुअली बाहर की हैं कि इंडिया की, क्योंकि वो इतने टाइम से इंडिया में है कि हम लोगों ने उसको अपना बना लिया है। ठीक, देन जैसे मेनी ऑफ आर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, tomatoes, chilies and sweet potatoes were not known to our ancestors until about 5 centuries ago। तो 500 साल पहले तक ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता थी। क्यों? यूरोप से ये सारे लोग लेकर आए एशिया में, और क्रिस्टोफर कोलंबस जब डिस्कवर किया अमेरिका में, तो अमेरिका को जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली, तो अमेरिका में ये सारे क्रॉप्स होते थे आपके, पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो। तो किसी को पता था नहीं। तो क्या होता है, अमेरिका को डिस्कवर जब करता है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये सारी नॉलेज लेके वो यूरोप और एशिया जाता है ना। एशिया में हमारा कंट्री इंडिया है और बाकी चाइना है, जापान है, और यूरोप में बाकी सारी कंट्रीज़ हैं, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया आपका, ये सब जगह नॉलेज लेके जाता है। फिर इन क्रॉप्स को वहाँ पर भी ग्रो किया जाता है। तो अब आप देखो कि किस तरीके से एक रीजन से दूसरे रीजन में चीज़ें डिस्पर्स होती हैं और एक्सपैंड होती हैं नॉलेज। ठीक, देन समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। यूरोप्स पुअर बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। अब पोटैटो का आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वैसे आपने देखा भी होगा कि जब भी आप कोई वेस्टर्न टीवी सीरीज़ या फिर वेस्टर्न मूवी देखते हो, हॉलीवुड मूवी देखते हो, यू फाइंड पीपल ईटिंग मैश्ड पोटैटोज़ बहुत खाते हैं वो लोग। ठीक है, तो क्योंकि पोटैटो बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी मतलब हेल्प करता था, और जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पोटैटो ने उसको उसकी लाइफ को बेटर बनाया और उसको एक सस्टेन करने के लिए
एनर्जी देने के लिए एक फूड का हेल्प क्रॉप के तरीके से काम किया। तब आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पोटैटो की हो जाएगी। तो आयरिश जो आयरलैंड है आपका, वहाँ पर भी पोटैटो की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। देन कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड। अब कॉन्क्वेस्ट, डिसीज़ एंड ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि जब नई जगह डिस्कवर हो रही थी, पीपल वर फाइंडिंग न्यू एरियाज विच वर डिस्कवर्ड रिसेंटली, जहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स रहते थे, वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा थे, ठीक है, वहाँ पर आपके मिनरल्स अच्छे थे। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो सिंपल सी बात है, ट्रेड के अलावा वहाँ पर कॉन्क्वेस्ट के लिए भी लोग आते हैं। कॉन्क्वेस्ट के लिए क्यों? क्योंकि दे वॉन्ट टू ओन दोज थिंग्स विच आर नॉट देयर्स एंड बिलोंग टू अदर पीपल। किसी एक ट्राइब की है रीजन पे, तो वहाँ पर लोग आए कि इस चीज़ को हम, इस जंगल को या इस फॉरेस्ट को हम क्लियर कर देंगे और यहाँ पे जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे, और जो वहाँ की ट्राइब्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे और उनको किल कर देंगे इफ़ दे गेट इन आवर वे। इस तरीके की मेंटालिटी के लोग भी आते हैं जब ट्रेड होता है, क्योंकि ट्रेडर्स जब जाते हैं तो ट्रेडर्स टेल देम कि वहाँ पर ये सारे रिसोर्सेज भी हैं। तो जब ये सारे रिसोर्सेज भी हैं तो कुछ लोगों के मन में आता है कि वाई नॉट एक्सप्लॉइट दोज रिसोर्सेज फॉर आवर बेनिफिट। तो इस तरीके से ट्रेड के साथ कॉन्क्वेस्ट भी जाता है। और साथ में डिसीज़ यहाँ पर लिखा है। डिसीज़ का सेंस क्या हो गया कि देखिए बात क्या होती है, अमेरिका में जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हम सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सब अमेरिकाज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अमेरिकाज़ में ट्राइबल्स थे, वहाँ पर वो ट्राइबल्स ने अदर वर्ल्ड से कांटेक्ट नहीं किया था, ठीक। तो उनका जो एक बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है, उनका जो बायोलॉजिकल मेकअप होता है वो उस एरिया के अकॉर्डिंग होगा, और कोई चीज़ें जो अगर बाहर से आएंगी और वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी उनकी बॉडी में, तो दे आर नॉट इम्यून टू दोज थिंग्स। एग्जाम्पल यहाँ पर बात करते हैं, इसमें दिया भी है आपका स्मॉल पॉक्स, ठीक। स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो अमेरिका में क्या हुआ था कि स्मॉल पॉक्स का उनके पास इम्यूनिटी नहीं थी, लेकिन जो कॉन्क्वेस्ट करने आए थे जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस एंड अदर यूरोपियंस, उनके पास इम्यूनिटी थी, क्योंकि इन चीज़ों की वैक्सीन, इन चीज़ों की दवाई वहाँ पे ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। तो इससे क्या होता है कि जब कॉन्क्वेस्ट करने लोग आते हैं तो सबसे पहली बात, कॉन्क्वेस्ट करने के लिए वो अटैक करते हैं, तो अटैक के फॉर्म में आपका वेपन्स तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, गन हो गया है ना, कैनन हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। बट क्या नहीं यूज़ कर वो क्या इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं कि जैसे उनके पास जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी सामने ट्राइब्स के पास नहीं है, बिकॉज दे आर अननोन टू दैट पर्टिकुलर डिसीज़। तो जब उनके साथ वो कम्युनिकेट करेंगे और वो डिसीज़ स्प्रेड करेगी, इट विल बी फेटल फॉर दोज ट्राइब्स। तो इस तरीके से जब आप देखोगे कि स्मॉल पॉक्स ने क्या किया, स्मॉल पॉक्स ने अमेरिका में ट्राइब्स को बहुत ज़्यादा लेवल तक हार्म किया, मैक्सिमम लोग उसमें मर गए स्मॉल पॉक्स की वजह से। और जो ये कॉन्क्वेस्ट करने आए थे, जो बाहर से लोग आए थे, ये ऑलरेडी इम्यून थे तो इन पर फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इन लोगों को इसका भी बेनिफिट मिला। फिर हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, तो आप देखोगे कि सिर्फ मिलिट्री वेपन नहीं, हमने मिलिट्री वेपन नहीं, हमने ये देखा कि डिसीज़ भी जो है वो भी कैसे कॉन्क्वेस्ट में हेल्प किया यूरोपियंस को दूसरी जगहों के कॉन्क्वेस्ट में, ठीक है। इसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये आजकल भी वैसे टर्म चलता है, ये नया टर्म नहीं। आपने न्यूज़ में अगर रिसेंटली सुना हो ना कि जैसे कोरोना के टाइम पे यू माइट हैव हर्ड कि चाइना हैज़ स्टार्टेड बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कि चाइना ने वायरस स्प्रेड किया, इस तरीके की न्यूज़ आपने सुनी होगी। तो सेम वही चीज़ है कि कोई वायरस है जो पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके अगेंस्ट इम्यूनाइज्ड नहीं है वो, अगर तो हम क्या करेंगे कि उसको वहाँ पर वो वाली डिसीज़ स्प्रेड कर देंगे, तो उससे वो लोग आधे ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक। तो कॉन्क्वेस्ट करने में, कॉलोनी बनाने में ईजी हो जाएगा। इसी तरीके से क्या होता है, गन्स तो आप ख़रीद सकते हो, बट आप दूसरी चीज़ों को लिए अगेंस्ट, डिसीज़ेस के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो कोई इम्यूनाइजेशन तुरंत। फिर साथ ही साथ जब 19वीं सेंचुरी में यूरोप में क्या होता है कि डिसीज़ेस कई सारी कॉमन हो जाती हैं, चीज़ें खाने के लिए वहाँ पे होता है, तो इसी वजह से कॉन्क्वेस्ट लोग करते हैं ताकि हम जाकर दूसरी जगह पर कैप्चर करें और
उस वहाँ से चीज़ें अपने बेनिफिट के लिए ले लें। तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर पर्सिक्यूटेड इन यूरोप। तो यूरोप में क्या होता है कि 19th सेंचुरी में पावर्टी, हंगर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग ट्रेड करने बाहर जा रहे हैं। जब वो बाहर जा रहे हैं तो वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, तो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, और जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो बहुत सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। इसी वजह से पावर्टी और हंगर बढ़ जाती है और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रहती हैं। और जो रिलीजियस डिसेंटर्स होते हैं, डिसेंटर्स मतलब वन हु इज़ अपोज टू ए पर्टिकुलर व्यू। जैसे डिसेंट करना मतलब यही होता है कि कोई एक बिलीफ और उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। जैसे मैंने कोई बात बोली क्लास में तो आपने कहा नहीं सर ये चीज़ अलग है, तो यू आर डिसेंटिंग कि सर के व्यू से। तो इस तरीके से मतलब अपोजिंग व्यू हो सकता है। ठीक है, तो जो अपोजिंग व्यूज जिनके होते थे उस टाइम पर दे वर परसिक्यूटेड, मतलब उनको मार दिया जाता था। ठीक, देन until well into the 18th century China and India were among the world's richest countries. However from the 15th century चाइना ने अपने क्या किया, चाइना देखिए 18th सेंचुरी तक क्या था, चाइना और इंडिया ट्रेड करते थे, यहाँ के प्रोडक्ट्स बाहर जाते थे और बाहर से प्रेशियस मेटल्स यहाँ आते थे। बट उसके बाद क्या होता है, चाइना अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, वो बाहर से कॉन्टैक्ट कम कर देता है और धीरे धीरे चाइना का रोल और इंडिया का रोल कम हो जाता है और अमेरिकाज़ जो होते हैं ये लोग ट्रेड में आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अमेरिकाज़ को जो है ट्राइब से किसने कॉन्कर कर लिया था, यूरोपियंस ने। तो यूरोपियन सेटलर्स वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाते हैं, वहाँ पे जाके प्लांटेशंस अपने ग्रो करते हैं और वहाँ की ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके लोगों को स्लेव्स बनाकर अपने फार्म में काम करवाते हैं। तो वो लोग ट्रेड में ताकि आगे हो सकें एक्सप्लॉइट करके। तो यूरोप फिर क्या होता है, सेंटर इमर्ज होता है वर्ल्ड ट्रेड का। तो पहले क्या था, एशिया में आपने देखा चाइना और इंडिया थे, क्योंकि यहाँ से गुड्स जा रहे थे बाहर और बाहर से प्रेशियस मेटल्स आ रहे थे। बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यू एरियाज़ जिसे कहेंगे अमेरिकाज़, वहाँ पर यूरोपियन सेटलर्स, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स अपनी फार्म, अपनी कंपनी वहाँ पर सेटअप करते हैं। कंपनी एज इन जो ट्रेड करती है, ठीक, तो वहाँ पर सेटअप करते हैं और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करके, रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने बेनिफिट के लिए ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके से यूरोप एक वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर एमर्ज होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये आपका पार्ट 1 यहाँ पर एंड हो गया है। ठीक, आगे हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब बेटा। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को पढ़ाना, तो आप लोग भी कमेंट कर दिया करो और अपने डाउट पूछोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हम लोग बोर्ड के सारी चीज़ें कवर कर लेंगे।